अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। और कल का जो एक वीकेंड हमारा गुजरा है, बड़ा सनसनीखेज वीकेंड था, लेकिन इस पर हम जरा सी बात करेंगे बहुत सारी वैसे चीजों के पीसीआर ऊपर। पे हमें अभी कहा गया है कि ना अब कोई हाँ, मैच की बात नहीं करे नहीं वरना मैच की बात नहीं करेंगे, कल जो हुआ था उसकी बात करेंगे। और अब जो 2 घंटे हैं उसमें हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि खुशगवार बातों का टाइम आ चुका है और हंसी मजाक और साथ साथ कुछ सीखने की बातें, कुछ सेहत की बातें, कुछ लाइफ स्टाइल अपडेट्स और कुछ टिप्स आपको देंगे। और ये भी आपको बताएं कि आज दिल का मामला है, क्योंकि इंटरनेशनल हार्ट डे है, वर्ल्ड हार्ट डे। तो दिल का ख्याल कैसे रखा जाता है, दिल के मामला अक्सर नाजुक होते हैं ना, तो दिल की बात है, दिल से ही करेंगे और दिल वालों से करेंगे, और क्योंकि इस पर डॉक्टर्स हमारे होंगे दिल पास के। बिल्कुल हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे जिनसे आप मशवरा ले सकते हैं और कैसे अपने दिल की हिफाजत की जाए। और हम अपने शो का आगाज़ करते हैं मुस्कुराहट से, क्योंकि मुस्कुराहट से जिस दिन का आगाज़ हो वही अच्छा होता है। और मुस्कुराएं और जुड़ जाएं हमारे साथ अगले 2 घंटों के लिए। और आज की अच्छी बात से हम अगर आगाज़ करते हैं जी। अपने शो का, तो आज जो है ना, मैंने बिलाल देखा कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो अपने कॉलेज के टाइम पर बाहर बैठे हुए थे और वैसे ही बातें हंसी मजाक कर रहे थे। जो उनकी पढ़ाई का वक्त था बेसिकली वो सरासर वो ज़ाया कर रहे थे ना, गलत एक वक्त, मतलब गलत वक्त पे गलत जगह बैठे हुए होते हैं। तो इससे क्या है कि जो वक्त है ना वो आपका बहुत एक कीमती असासा है, एक बार हाथ से निकल जाता है ठीक है। तो दोबारा नहीं आता। तो अगर हम अपना वक्त यूं ही फजूल बातों में ज़ाय करेंगे तो ये ऐसे ही है जैसे अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हे आप खुद ही गवा दें। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही एक बात बताइए, आप सुबह सुबह किस कॉलेज के बाहर घूम रही थी? मैं बस वहाँ वैन से गुजरते हुए ये सब जो देख रही होती हूँ वही उसी को मंजर कशी कर देती हूँ। ओके। तो बस मैंने अच्छा, देखा सबसे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है ना वो कॉलेज के टाइम पर टाइम कॉलेज ज़ाया में करे थे। अच्छा, सबसे अफसोसनाक बात यह है जो व्यूवर्स हैं उनके लिए, कि उसी वक्त पर मेहनत करने के लिए करने वाले जो तलबा है ना, कहीं और बैठे मुस्तकबिल की बुनियाद रख रहे होते हैं। वही वक्त, वही दिन, वही मौका, लेकिन फ़र्क होता है सिर्फ रवैये और सोच का। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, ये हकीकत बात है कि वक्त अब जो है ना वो भाग नहीं रहा, अब वक्त उड़ना शुरू हो चुका है। दुनिया ने भी जो है वो इस बात को विटनेस किया है, साइंटिफिक स्टडी भी है कि ज़मीन की स्पिन जो है वो तेज़ हो चुकी है। तो वक्त अब उड़ना शुरू हो चुका है, वक्त को आप काबू नहीं कर सकते। अब वही हम लोग बात करते हैं चाइल्ड लेबर की, तो जो लोग मेहनत कश बच्चे कहीं मैकेनिक की दुकान पे काम कर रहे होते हैं, तो कहीं अगर उनको वो मौका मिले जो वो बच्चे गवा रहे थे कॉलेज के, तो वो बच्चे कितने शौक से पढ़ने जाएं। लेकिन वही बच्चे जिनको जिनको माँ बाप ने फीस भर के उनको तालीम दिलवाई है यूनिफॉर्म में, वो बाहर बैठकर अपना वक्त ज़ाया करें, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ मतलब दे ओन समथिंग एंड दे डोंट इवन केयर अबाउट। अच्छा, जो आज सीखने के लम्हा है ना वो कल कभी दोबारा नहीं आएगा। और वो कहते हैं ना कि हर कल आज में बदल जाता है। कल वो जो हम कहते हैं ना कि अब ये काम कल कर लेंगे, तो कल जब जैसी ही आती है, जब आप सुबह सोकर उठते हैं, वो आज में बदल जाती है। तब अक्सर देर हो चुकी होती है। बिल्कुल। और यही शऊर हमें आम करना होगा कि वक्त की अहमियत अगर अभी ना समझी गई तो कल पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रह जाएगा। बिल्कुल। तो वक्त की कदर कीजिए और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए, वो भी मस्बत तरीके से। बिल्कुल। चलते हैं कुछ कल तक की जो अपडेट्स है हमारे पास खबरों की, चाहे वो मुल्की हों चाहे वो गैर मुल्की हों, तमाम सतह पर अपडेट्स आपको जो है वो करते रहेंगे। और कल की जो सबसे टॉप स्टोरी है वो स्टोरी ये है कि कल 7:30 बजे एक मुआरका शुरू हुआ। उस मुआरके के अंदर कभी दिल की जो हार्ट रेट है वो ऊपर जाती थी, कभी नीचे आती थी, कभी मुसल्ले पे बैठते थे, कभी हाथ उठाते थे और कभी दुआएं करते थे। कहीं पर बैटिंग का सहारा लेने की कोशिश करते थे, कहीं बॉलिंग का सहारा लेने की कोशिश करते थे। मुझे समझ नहीं आता ये सब लड़के इतना क्यों एक्सपेक्टेशन लगाते हैं पाकिस्तानी टीम से। पहला जब मैच हारी थी ना वो भारत से, आई ऑलरेडी न्यू कि एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान के पास नहीं आने वाला। वो कहते हैं फिर भी दिल तो है पाकिस्तानी। क्यों आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं? आई वाज नॉट इवन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच। मुझे तो बिल्कुल देखे बगैर पता था कि क्या नतीजा होगा। हुआ कुछ यूं कि एशिया कप के फाइनल तारीखी टाकरे में भारत ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त देकर 9वीं बार एशिया कप 2025 अपने नाम कर लिया। जबकि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दिलचस्प मैच में भारत ने पाकिस्तान का 147 रन का हदफ 5 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें कबल ही हासिल कर लिया। भारत के मिडिल ऑर्डर बैटर तिलक वर्मा ने भी जिम्मेदाराना 69 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेलकर टीम को एशियन चैंपियन बनवाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल
अदा किया है। अच्छा, ये क्या बात हुई थी? मैंने सुना कि 19वें ओवर में ही मैच खत्म हो गया था पाकिस्तान वो टेक्निकली थोड़ा सा जो है वो वेदर इशू था, जिसकी वजह से 19 ओवर्स का जो है वो अच्छा, वेदर कंडीशन की वजह से। हाँ। अच्छा, तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की जानिब से, फ़हीम अशरफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया था, और भारतीय बोर्ड की अगर बात करें तो उनकी वहाँ पर भारतीय टीम ने हठधर्मी दिखाई और भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मतलब अगेन स्पोर्ट्समैन, लैकिंग ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की वाली बात हुई। आप फिर से जोड़ रहे हैं जंग को मैच से, और मतलब पॉलिटिक्स को मैच से जोड़ें। जो भी आपको बस खेलने आना है और खेल के जाएं, आप अपनी ट्रॉफी रिसीव करें। यानी कि अपनी नाशुक्री करके खुद ही अपनी ये जो है ना अपॉर्चुनिटी ज़ाया की। बहरहाल पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार के बाद भारतीय टीम एशिया कप जीतने के बावजूद हठधर्मी पर बरकरार रही और भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। और भारतीय टीम की हठधर्मी की वजह से जो दुबई क्रिकेट स्टेडियम था उसमें फाइनल तकरीब ताखीर का शिकार हुई और सदर एसीसी मोहसिन नकवी भी अपने फैसले पर डट गए। फिर जाहिर है जब देखा गया कि भारतीय की टीम की जानिब से चलो हाँ मुसाफा करने से आपने इनकार दिया, अब वो अपनी ट्रॉफी भी उनसे लेने से इनकार कर दिया। मतलब अपनी चीज भी आप नहीं ले रहे और फिर बाद में बैठ के इंतजार कर रहे हैं ग्राउंड में और मतलब फकीरों की तरह बैठे हुए हैं कि हाँ भाई अब हमारे पास ट्रॉफी खुद चल के आई है। तो ऐसा तो नहीं होने वाला। मोहसिन नकवी भी अपनी बात पर डट गए और भारतीय टीम तकरीब में किसी और से भी ट्रॉफी वसूल ना कर सकी। तो बीसीसीआई ने जो एसीसी है उसको बाज़ाब्ता तौर पर ट्रॉफी ना लेने के बारे में आगाह कर दिया है और ट्रॉफी मैदान से वापस मंगवा ली। तो ये सही किया। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जो मेजबान है साइमन डोल, उन्होंने भी बताया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से बताया गया है कि भारतीय टीम आज ट्रॉफी वसूल नहीं करेगी। ख्याल रहे कि एशिया कप के दौरान भारतीय टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी और हुआ कुछ यूं कि जब पहले ये मैच खेलकर आए थे, पहला मैच जब था, तो उस वक्त जो है वो इन्होंने हाथ नहीं मिलाया था। इस बार उन्होंने ट्रॉफी भी नहीं ली। सैयद नय्यरुद्दीन साहब ने ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। नय्यर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम नय्यर साहब। वालेकुम सलाम बिलाल साहब और अफशीन साहब, बहुत शुक्रिया। नय्यर साहब जरा ये सवाल है, पहले जरा आप ही बता दें, परफॉर्मेंस पे बात कर लें या रवैये पे बात कर लें? मेरे ख्याल में रवैये पर बात कर ले, परफॉर्मेंस पे तो जितनी मर्जी बात हो जाए। चले रवैये पे जरा सा मेरा सवाल है, बड़ा तल्ख सवाल हो सकता है ये जो भारतीय फैंस है और भारतीय अगर टीम यहाँ पर इस वक्त ये मॉर्निंग शो तक पहुंच रहा है और देख रही है, ये किस किस्म का जाहिलाना रवैया है। और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हुआ करती थी, स्पोर्ट्समैन होते थे, मैदान के अंदर चित कर भी दिया तो एक बड़ा वकार होता था, एक हिम्मत होती थी, बहादुरी होती थी, शुजात होती थी कि आगे बढ़कर हाथ मिलाया करते थे। ये कैसी गीदड़ भपकी और ये कैसी बुजदिली है कि जीतने के बाद भी इतना खौफ कि हाथ नहीं मिलाएंगे और हाथ तक बात नहीं रही, ट्रॉफी तक ना लेंगे। कोई डर था किसी किस्म का कि आंखों में आंखें मिलाकर बात करने से डर रहे थे? देखिए, इंडिया की ना इस सिलसिले में बहुत पुरानी हिस्ट्री है और आप ये देखें कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से वो लोग बहुत ज्यादा हमेशा लिंकअप करते हैं। कभी पिच खोद दी जाती है, कभी और दूसरे ऐसे इकदाम होते हैं जिनकी मैं तफसील आगे बताता हूँ कि जिसको सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा। उसकी सिर्फ वजह यह है कि इंडिया आज से नहीं, हमेशा से एक एक्सट्रीमिस्ट नेशन है। उसके अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद गांधी को कत्ल कर दिया। अच्छा। और उस कातिल को अब ये सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, आप अंदाजा करें, ये वो मुल्क है कि जो उनका फोर फादर था गांधी, जिसने उन्हें आजादी दिलाई, उसको, उसके कातिल को वो सेलिब्रेट करते हैं। ये वो कौम है। इस कौम से आप कोई भी गलत काम की तवक्को रखें, क्योंकि वो उनके अंदर हौसला नहीं है किसी जगह पर भी हारने का और शिकस्त बर्दाश्त करने का। आपको मैं बताऊं कि 1962 में पाकिस्तानी टीम जब गई इंडिया 60s में, तो उस वक्त ये हुआ कि हनीफ मोहम्मद जो थे वो साइड मैचेस में सेंचुरियों पे सेंचुरियां बना रहे थे और उसके बाद होना था बॉम्बे का टेस्ट मैच। तो एक शख्स ने अपनी अंगूठी में ब्लेड लगा के उनके साथ हाथ मिला के उनकी उंगली काट दी थी। ठीक है। और उससे वो लहूलुहान हो गए थे। लेकिन कुदरत की शान देखें कि उसी जख्मी उंगली के साथ जब बाद में टेस्ट मैच हुआ 1-2 दिन के बाद, तो हनीफ मोहम्मद ने फिर 160 के करीब रन बना लिए थे। अच्छा। ये इंडिया की हिस्ट्री है। आगे चलें तो उन्होंने कई दफा ये किया कि ये मतलब पिचें उखाड़ देते हैं और फिरोज शाह कोटला ग्राउंड की पिच का वाक़या बल्कि मुझे याद है कि वो क्रिकेट स्टेडियम में आग भी लगा देते थे शायकीन जो क्रिकेट मैच कैलकाटा में लग चुकी है। अच्छा, बॉम्बे में ये हुआ कि आपको याद होगा कि नजम सेठी और ये हमारे गए हुए थे मोहतरम शहरियार साहब,
वहां पर उन्होंने जुलूस निकाल के और इनके पहले इनको बुलाया और फिर उसके बाद मिलने से इनकार कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा के जान बचा के ये लोग बड़ी मुश्किल से वहां होटल से निकल के वापस आए। ये हिस्ट्री है इंडिया की। नाउ कमिंग टू दिस मैच, यहाँ पर जो इन्होंने हरकत की है वो अब सारा जो है वीडियो में रिकॉर्ड हो चुकी है। ठीक है। मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट एक्स मैसेज किया है ओलंपिक एसोसिएशन को, अच्छा। जो वर्ल्ड की है, और मैंने उनसे कहा है कि देखिए लॉस एंजलिस ओलंपिक जो 28 में होने वाले हैं उसमें चूंकि क्रिकेट भी अब आपके मातहत आ गई है, तो आप इस चीज का नोटिस लें कि इंडिया को तमाम स्पोर्ट्स से डिबार किया जाए क्योंकि ये जंग और सियासत को स्पोर्ट्स में ले आए। सही। और तीसरी बात ये कि ये हमें पता था कि कल इस तरह होना है, कम से कम मुझे, बाकियों को भी शायद पता होगा, लेकिन ये है कि अब अगर एक आदमी आपसे नहीं लेना चाह रहा तो आप जबरदस्ती पकड़ के उसको गले तो नहीं लगा सकते। तो मोहसिन नकवी साहब ने जो किया है मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान का वकार बुलंद किया और ट्रॉफी को अब उनको जनाब ये यानी जैसे कहते हैं ना कि पेट में दर्द हो रहा है इंडियंस को कि जी ये ट्रॉफी लेके चले क्यों गए। उनका ये ख्याल था कि ये वहाँ दफ्तर में रखेंगे, हम दफ्तर से चोरी कर लेंगे या निकलवा लेंगे, ताला खोल लेंगे। तो अच्छा, नकवी साहब ने सुनने में आया कि वो अपने होटल तक ले गए हैं। अच्छा नईर साहब, ये वजह क्या बनी होगी? क्योंकि हमने देखा कि ACC के जो इस वक्त सदर हैं वो मोहसिन नकवी साहब हैं, जो कि PCB के चेयरमैन भी हैं, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी हैं और वहाँ पर ख़ुद बाज़ाब्ता तौर पर मौजूद भी थे। फिर इससे पहले एक मोहसिन नकवी साहब एक स्टेटमेंट दे चुके हैं, एक ट्वीट सामने आ चुका है कि हारिस रऊफ़ की जो जुर्माना फ़ीस थी वो खुद अदा करेंगे। इसका मतलब ये है कि अपने प्लेयर को सपोर्ट कर रही है इस वक्त पाकिस्तान बहुत बड़े वास्ट लेवल के ऊपर। ये तमाम चीज़ें वजह बनी है मोहसिन नकवी की आंखों में आंखें डालकर बात ना करने की, ट्रॉफी ना लेने की और इस बुज़दिली की भारतीय टीम की? नहीं, एक्चुअली आप ये देखें कि ये इनका प्लान था। हुआ ये है कि अगर आप देखें अभी जिस दिन टूर्नामेंट ये शुरू हुआ है तो उस दिन इनके कैप्टन ने इन लोगों ने मोहसिन नकवी से और दूसरे लोगों से हाथ मिलाया और उसके बाद जनाब वहां पर एक हंगामा खड़ा हो गया और जो वहां पे उनके एक्सट्रीमिस्ट हैं और उनका टेलीविजन जो एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने मतलब टेक ओवर किया हुआ है, उन्होंने बहुत हंगामा किया और इन लोगों की हुपुल इनको गद्दार ठहरा दिया अपने प्लेयर्स को। तो इन लोगों ने आखिर वापस तो जाना है, इनके भी जान के लाले पड़े होते हैं वहां पे, तो इसलिए इन्होंने यही फैसला किया कि जी अब उस डर से, लेकिन उस डर में आप जो कल मोदी की ट्वीट आई है उसको अगर आप शामिल कर लें तो साफ पता लग रहा है कि इसके पीछे मोदी भी अपना माइलेज लेना चाह रहा है। जो अभी नवंबर में उनके बिहार में इलेक्शन होने देखें उनकी कारकर्दगी तो कभी होती नहीं है। हमारे यहाँ किसी इलेक्शन में बताएं इंडिया टॉपिक बना है या कश्मीर टॉपिक बना है? नहीं, हमारे अपने इंटरनल इश्यूज होते हैं, उन पे हम इलेक्शन लड़ते हैं और एक दूसरी की सियासत को कंडेम करें या अप्रिशिएट करें। लेकिन वहां ये होता है कि जो पाकिस्तान बैशिंग, जो मुस्लिम बैशिंग ज्यादा करेगा वो उनको हिंदू के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, फैनेटिक्स हैं, उन्हें वोट ज्यादा देंगे और वो ये साबित करते हैं कि हमसे बड़ा जो है मुसलमानों का दुश्मन कोई नहीं, हम उनसे बड़े हैं, वो हमसे बड़े हैं। ये तो बात अंडरस्टूड है। नईर साहब, आपकी इस बात से ना मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि क्या इंडियंस जो हैं वाकई वो इस ट्रॉफी को चोरी भी कर सकते हैं? क्या ये ट्रॉफी इस वक्त कहाँ पर होगी और क्या ये लोग ऐसी कोई हरकत करेंगे? देखिए, जहाँ तक इनका ICC में सवाल है और इवन ACC में भी इंडियंस तो काफी हद तक गए हुए हैं, तो चोरी ना करते, वो दरवाजा खोल के निकाल के ले जाते कि हमारी ट्रॉफी है। आप उनकी ट्रॉफी को आप रिक्लेम तो नहीं कर सकते ना, लेकिन ये तरीका नहीं होता है कि जी आप ट्रॉफी को इस तरह से ले जाएं। ट्रॉफी हमेशा बाइज्जत तरीके से दी जाती है और आपको याद होगा कि जब शेयर होती है ट्रॉफी तो ये भी होता है दुनिया में कि 2 साल एक मुल्क में रहती है, 2 साल दूसरे मुल्क में रहती है, तो वो भी एक तरीका होता है, बड़ा बाइज्जत तरीका। इन लोगों को इस वक्त इंडिया हाईजैक हुआ है, इस वक्त इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स हाईजैक हुई हुई है। आप इससे अंदाजा करें कि मोदी की अपनी हुकूमत नहीं है, उसको वोट भी नहीं मिले जिसकी वजह से वो मरे जा रहे हैं कि अगले इलेक्शन में मारे जाएंगे। इस वक्त मोदी एक कोalition के सपोर्ट में, अगर वो वोट अपने वहां से विड्रॉ कर लें तो इनके पास जो है गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो इन सब ड्रामों से वो पब्लिक प्रेशर बढ़ा के रखना चाहते हैं और मेन मकसद इस वक्त उनका ये हो सकता है वो अक्टूबर में या नवंबर में पाकिस्तान पे हमला भी कर दे, जस्ट टू शो
कि जी हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, लिहाजा हमें वोट अरे दो, ये जैसा ये तो नहीं है 2019 साहब, में किया था उन्होंने। ये तो नहीं है साहब, इनके ओछे हथकंडे हैं। जब भी इलेक्शंस करीब आते हैं तो ये हमले की गीदड़ भपकियां देते हैं और फिर जो है वो मुंह की खाकर वापस जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं सीखते हैं। जितने भी जहाज गिरा लें, जितने भी अपने टैक्सेस पर जो आवाम का टैक्स है वो ज़ाया करते रहें, ट्रेनिंग इनके पास जो है वो 0% है। और एटीट्यूड की बात कर लें या ऑरा की बात कर लें तो वो ये समझते हैं कि 100% है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया को सज़ा तो कल ही मिल गई है ना तो हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो भी डट गए कि भाई अगर इस तरह का जारहाना और बुज़दिलाना और जाहिलाना किस्म का रवैया होगा तो ना तो वो तकरीब हुई, ना इनको मेडल्स मिले, ना इनको ट्रॉफी मिली। क्या समझते हैं कि अभी इस बैड जो बिहेवियर है, जैसे हारिस रऊफ साहब के खिलाफ एक कंप्लेन लॉन्च की गई, पे जुर्माना आयद किया गया, इस पूरी मजमूई तौर पर कलेक्टिवली जो टीम ने प्री प्लान पूरे इनके बोर्ड के साथ जो बीसीसीआई है, इनको शामिल करके कोई जुर्माना आयद किया जाएगा इन पर? देखिए, जुर्माना आयद का ये है कि आप इससे अंदाजा करें कि जो पीसीबी ने सूर्या कुमार यादव के खिलाफ एक कंप्लेंट की थी, yes. और जिसमें ये कहा था कि इन्होंने जितने भी खिलाफ वर्जियां रिटन हैं, एक ए से लेके जेड तक, आईसीसी के रूल्स में सबकी खिलाफ वर्जियां की हैं। और अपनी तकरीर में पहले दिन इन्होंने ये कहा कि जी हम ये मैच जो है डेडिकेट करते हैं पहलगाम के लोगों को और अपने फौज को सैल्यूट करते हैं। वो जो सियासत में वो जंग और सियासत को, सॉरी स्पोर्ट्स में जंग और सियासत को ले आए, तो उसके ऊपर जो कंप्लेंट हुई, मैं आपके सवाल के जवाब बता रहा हूँ, उसके ऊपर आईसीसी ने उनके ऐसा रवैया रखा कि जिससे मुझे तो जाती तौर पे बहुत मायूसी हुई कि सिर्फ उसको 30% कोई उसकी मैच फीस का जुर्माना हुआ और फारिग हो गया। हालांकि एक जुर्म हो या मतलब एक से ज्यादा हो तो फिर पेनल्टी बढ़ती जाती है। यहाँ तो सारे ही कवानीन की उसने खिलाफवर्जी की थी, ए टू जेड, जो प्लेयर के ऊपर लागू होते हैं, और उसके बावजूद उन्होंने उसको कोई सजा नहीं दी अभी भी। लेकिन जहां तक पीसीबी का ताल्लुक है, ये अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करें, ये उनको लेके जाएं कटहरे में, जो कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैंने आईसीसी से बियॉन्ड, मैंने आपको जैसे बताया, मैंने ऑलरेडी ये नोटिस में ले आया हूँ कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और इनकी टीम और जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं, ये जंग को और सियासत को ला रहे, इनको इस दुनिया की स्पोर्ट से डिबार किया जाए। और आपको पता है कि इंडिया लेना चाहता है 36 का ओलंपिक का प्रोग्राम जो है कि जी इंडिया में हो ओलंपिक, तो उसके ऊपर ये बहुत बड़ी, इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, अब इन्हें नहीं मिलेंगे वो ओलंपिक के लिए राइट। अच्छा, ये भारतीय कप्तान अगर सूर्य कुमार की बात करें, फिर उसके बाद आईसीसी के अंदर एक और कंप्लेन लॉन्च होती है अर्शदीप कुमार के खिलाफ। ये जो अर्शदीप सिंह है, ये दोनों जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आईसीसी के उसकी खिलाफ वर्जी करते नजर आए। अब हम ये देखते थे पहले कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये हुआ करती थी कि अगर कभी आउट किया जाता था या कभी सेंचुरी होती थी, सिक्सर्स होते थे, तो थोड़ा सा एग्रेशन होता था एक दूसरे के सामने, बॉलर या बैट्समैन के सामने या फील्डर्स के सामने। ये चीज़ इनफरादी तौर पर होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं लगने लगा है कि पूरा एक क्रिकेट बोर्ड पीछे खड़ा हुआ है, बीसीसीआई है, और वो इंडियन टीम को सपोर्ट करता है कि आपने जिस किस्म का रवैया रखना आप रखें, हम आपके पीछे खड़े। तो क्या आईसीसी ने आंखें बंद की थी, आईसीसी को ये पूरा रवैया नजर नहीं आ रहा है, या फिर दूसरी वजह भी हो सकती है कि अपने ही बंदे बिठाए हुए आईसीसी में? देखिए, आईसीसी जो है वैसे तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, लेकिन इस वक्त वहां पर जो टॉप पोजीशंस दो हैं, यानी उनके सीईओ की और चेयरमैन की, वो दोनों जो हैं वो क्या नाम है इंडिया ने ऑक्यूपाई की हुई है। और वहां पर उनका आप समझ लें कि बीसीसीआई का आईसीसी एक एक्सटेंशन है, वेरिटेबल आर्म बना हुआ है। तो उनसे आप इस चीज की बिल्कुल तवक्को रखें कि वो सारे के सारी पूरी इंडिया को जितनी भी जायज नाजायज सपोर्ट देंगे गलत कामों में, वो हमारे सामने रहेगी। लेकिन पाकिस्तान को ये चाहिए कि ये चीजें, बाकी भी मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, ये रेगुलर मेंबर्स हैं, और वेस्ट इंडीज और श्रीलंका और बांग्लादेश, इनके सामने अलग से क्रिकेट डिप्लोमेसी करके और आईसीसी में ये लेके जाए कि ये ऐसे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये लिटरली वहां पे इस वक्त आईसीसी को टेक ओवर करके इंडिया के चले 2 आदमी आ गए हैं, तो
तो इसका ये मतलब नहीं है कि आईसीसी का नाम जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल में तब्दील हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पीसीबी को अब जबरदस्त मुहिम चलानी पड़ेगी, क्योंकि हम हक पर हैं और कोई आपको गलत नहीं कह सकता इस केस में। सही बात है। अच्छा नैयर साहब, कमिंग बैक टू द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आपका कमेंट तो आ गया था कैप्टेंसी के हवाले से, वन वर्ड फॉर हारिस रऊफ। देखें, हारिस रऊफ को मैं क्यों बुरा कहूँ? हारिस रऊफ से बॉलिंग उसने खुद तो छीन के तो नहीं बॉलिंग की। जब उससे पहले मतलब 18 रन बन गए थे तो आखिरी ओवर उसका नहीं बनता था, आप किसी को दे देते ये बॉलिंग, खुद कर लेते। लेकिन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए था कि अब इस वक्त कोई ऐसी मतलब आप हारिस रऊफ को दोबारा नहीं देना चाहिए था। ये कप्तान ने मोस्ट प्रोबेबली अपनी गलती मानी भी, लेकिन कप्तान जो है ना, हमारा असल चीज ये है कि कप्तान को मैंने कल लास्ट लम्हे तक भी लिखा कि तुम अपना ये रोल छोड़ के और बैठ जाओ, ना उससे स्कोर हुआ और ना मैंने उस दिन भी कहा था कि ना इसे फील्ड प्लेसमेंट आती है, ना बॉलिंग चेंजेस आती है और ना ये स्कोर करता है। तो ये हमारे लिए कप्तान नहीं है। फिर इतना इम्पोर्टेंट मैच कैसे इन लोगों के हाथ में दे दिया, जबकि पाक भारत मैच तो सबसे बड़ा टाकरा होता है और तीनों मैच हारे, मतलब कोई एक मैच में भी। और आप देखेंगे लड़कों ने फाइट की है आखिरी, यानी लास्ट ओवर के 4th बॉल पे फैसला, वो 2 ही बॉलें रहती थी ना। जब इतना क्लोज मार्जिन हो ना, तो याद रखें टीम नहीं हारती, फिर कैप्टन हारता है, फिर कोई ना कोई उसकी ऐसी बात होती है जो उसकी टीम को हरवाती है। तो इसके तो साफ जाहिर हो रहा है कि इसने ना बैटिंग की, ना फील्ड प्लेसमेंट सही की और ना ही इसने टीम सही खिलाई। बिल्कुल। आपने जबकि मोहसिन नकवी साहब को ये अपनी रिकमेंडेशन भी फॉरवर्ड की थी, तो उस पर भी कुछ नहीं अमल दरामद हो सका। असल में ये लोग घबराते हैं कि हम सारे उसमें कैप्टन कैसे चेंज कर दें, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस घबराहट का फायदा क्या जो मुल्क के लिए काम ना आए। तो या तो आप घबराहट में ना कहेंगे जी हम नहीं इतना बड़ा फैसला करते, मुल्क के लिए बड़े से बड़ा हो। मोहसिन नकवी साहब को मैंने बताया कि आपने तो खुद ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के आगे मेरे लिए कोई चीज नहीं है। ठीक है। अच्छा नईर साहब, जरा सा बैटिंग के ऊपर ही बात करेंगे। हमने देखा कि ओपनिंग बहुत जबरदस्त हुई, फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर फिर से लड़खड़ाया और हमें ये लग रहा था कि ओपनिंग जब 12 ओवर तक हम चले गए थे, 132-137 का स्कोर था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम जो है वो इसको 200 तक ले जाएंगे स्कोर को, लेकिन मिडिल ऑर्डर इस कदर लड़खड़ाया, एक के बाद एक विकेट गिरती चली गई। डू यू स्टिल थिंक सो कि ये जो कोच है और कोचिंग हो रही है खास तौर पर मिडिल ऑर्डर की, वो बेहतरीन हो रही है या आपको सोचा जाएगा किसी सर्जरी के बारे में? मेरे हिसाब से ये कोच और ये कैप्टन, और देखें सिर्फ कोच और कैप्टन नहीं, जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की, सेलेक्टर्स, और फिर उसके बाद जो इनकी और मैनेजमेंट टीम्स हैं, उन सबको फारिग कर दे मोहसिन नकवी साहब, फॉर द गॉड सेक। मोहसिन नकवी साहब, आपने बाहर बहुत अच्छा डिप्लोमेसी में स्टैंड लिया और पाकिस्तान का नाम जो है ना, पाकिस्तान के झंडे को बुलंद रखा, लेकिन परफॉर्मेंस वाले जो इशू हैं, जो आपका मेन टॉपिक है, जो आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पर आप ऐसी सर्जरी करें कि दुनिया देखे इस दफा। ठीक है। अच्छा, फिर कमिंग बैक टू शाहीन आफरीदी, हाउ डू यू रेट द परफॉर्मेंस ऑफ शाहीन आफरीदी इन फाइनल? देखिए, शाहीन आफरीदी ने स्कोर तो किया ही कुछ नहीं, बाकी बॉलिंग उनकी ठीक थी, बहुत अच्छी थी, उन्होंने अपने 4 ओवर किए, वो बड़े ठीक ठाक लिए, उन्होंने विकेटें भी ली, लेकिन बात इस शाहीन आफरीदी को आप अकेले को क्यों देखते हैं? मेरे हिसाब से शाहीन आफरीदी वैसे इस वक्त आपके पास एक फिट कैंडिडेट हैं कि जब आप इसको हटाते हैं T20 की कप्तानी से, तो वो शाहीन आफरीदी को कप्तानी मिलनी चाहिए। उसमें आप क्यों, मैं कह रहा हूं कि 2 दफा लगातार लाहौर कलंदर को पाकिस्तान का PSL जितवा के दिया है, तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, तो वो टीम जीती है। और उसके अलावा भी देखने में आया है कि जब कोई उसकी कप्तानी में खेलता है प्लेयर और उससे कोई कोताही हो जाती है, फौरन उसके पास जाता है, उसे हौसला देता है और समझाता है कि अब इस तरह बॉल नहीं करनी है, दूसरी तरह करनी है। एक एक बॉल पर वो भाग के बॉलर के पास जाता है। नहीं, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, शाहीन आफरीदी की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेटर ही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ना हमें वही टाइम याद आता है जो शाहिद आफरीदी वाला टाइम था, उसमें कितनी जान थी हमारी परफॉर्मेंस में। इस तरह से तो कभी हम बैक टू बैक नहीं हारे। देखिए, टीम अकेले एक प्लेयर के मतलब उससे नहीं, लेकिन एक कैप्टन जरूर टीम को हरवा सकता है। और कैप्टन जो होता है वही टीम को, मतलब जिसे कहते हैं ना कि कमजोर भी प्लेयर हो, लेकिन उनको सबको देखें,
अगर 11 प्लेयर है ना तो उसमें 2-3 प्लेयर्स की कमजोरी छुप भी सकती है अगर बाकी परफॉर्म करें। यहाँ तो 11 के 11 ने 11 के कोई 11 ऐसी ही तो बात नहीं बिल्कुल की कि जनाब मैं हम इस टूर्नामेंट में किस तरह जीतते हारते रहे। मतलब बांग्लादेश कोई से एक नाम भी कहने ऐसा को हम नहीं था बांग्लादेश जिस से पर हम जीते रिलाय हैं, कर ओमान सकें। से, देखें बांग्लादेश से, ओमान से और इनसे जीते हैं, यूएई से। लेकिन बीच में ऐसी स्टेजेस आई थी लोग कहते थे कि आज कहीं ओमान ना जीत गया, आज कहीं यूएई ना जीत गया। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, बहरहाल बहुत शुक्रिया। नईरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स में तज्जिया भी आपने सुना। आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों को भी शामिल कर लेते हैं। क्रिकेट की बातें यहाँ पर ख़त्म हुई और मुल्क की मईशत के लिए बात कर लेते हैं कि मुल्क की मईशत की बेहतरी में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल सामने आ चुका है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है जो मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात की जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नायब वज़ीर आज़म साख्त डार के हमरा बरतानिया में मुकीम तारकीन वतन से गुफ्तगू हुई है और उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है और मुआशी इस्तेहकाम बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा है, जबकि अस्करी, मुआशी और सिफारती महाज पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है और हालिया जो जंग हुई है उसमें पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी है। तो शहबाज शरीफ ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश किया है और गजा और कश्मीर के मुकदमे को दुनिया के सामने बेहतरीन अंदाज में उजागर किया है। बिल्कुल, गजा में 64,000 फ़लस्तीनी शहरियों को शहीद कर दिया गया, जबकि गजा में जुल्म का खात्मा और जल्द अमन कायम होना चाहिए। मजीद ये कहा गया कि पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात में मजीद कुछ बेहतरी आ रही है और आने वाले वक्तों में ये ताल्लुकात मजीद बेहतर होते दिखाई देंगे। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात की बात की जाए तो दोनों ममालिक को एक दूसरे से कोई ना कोई उनके नेशनल इंटरेस्ट तो जुड़े हुए हैं और जैसे अगर अमेरिका को पाकिस्तान से रेयर अर्थ मेटल्स और कॉपर की ज़रूरत है या फिर उसकी तो इसी तरह पाकिस्तान को अमेरिका से डिप्लोमेटिक टाइज़ की ज़रूरत है, वो भी अपना इमेज उजागर करना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका भी यही चाहता है कि आने वाले वक्तों में ईरान और दूसरे और ममालिक से जो है ना इसके हवाले से पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। तो बात करें अगर हम चीन की, तो चीन हमारा जो दोस्त है वो ऐसा हमेशा दोस्त है कि उससे मतलब हमारा कोई ना भी कोई नेशनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो, तब भी चीन हमेशा से पाकिस्तान का एक दोस्त रहा है जो कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहा है। जैसे कि चीन की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 2 तैयारे पाकिस्तान पहुंच गए हैं और नूर खान एयरबेस पर उतरने वाली इन परवाज़ों के जरिए 300 खेमे और 9,000 कंबल पहुंचाए गए हैं। बिल्कुल, इस मौके की बात कर लें तो वज़ीर आज़म के मुशीर जो है वो अमीर मुकाम ने ये कहा है कि बर वक्त इमदाद पाक चीन लाजवाल दोस्ती की एक अक्कास है, जबकि उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि हुकूमती इदारे और NDA में मुतासरीन को रिलीफ की फरहमी के लिए सरगर्म भी हैं। अमीर मुकाम का कहना था कि चीन ने कभी मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ा और दिस इज़ वन ऑफ द नेक्स्ट टाइम कि ये जो है वो आगे भी इसी तरह मामलात को देखा जाएगा। लेकिन अभी जो रिसेंट अपडेट यही है कि सबसे पहले इमदादी कामों के अंदर चीन हमेशा बाजी ले जाता और अभी बाजी ले गया। दूसरी तरफ हमें सऊदी अरब के से भी उम्मीद है, कतर से भी उम्मीद है और UAE और जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि हम इसमें तुम्हारे साथ खड़े हैं। और खासतौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर बात करें ना तो मरीम नवाज साहिबा को जरा सा तल्ख लहजे के अंदर ये कहा कि आप लोग डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं इमदाद के लिए, हम बुरे हालात में, मुश्किल लेकिन हालात यहाँ में। पर मुझे मरीम का स्टांस अच्छा लगा। मरीम नवाज ने जो कहा कि हम कोई कशकोल लेके नहीं हमेशा जाएंगे, हमें अपने बलबूते पे काम करना है जो और जो रेवेन्यू है, जो आपका GDP है, उसमें से एक हिस्सा निकाल के बिल्कुल जो है वो मदद ऐसा ही की जा होना रही है। चाहिए। अब अगर सैलाब का नुकसान है हर चीज़ के लिए तो हम हाथ नहीं फैलाएंगे और ये इस तरह की आफत मतलब ये एक तरह से आपको पहले से इस चीज़ का इदराक होना चाहिए था कि ये मौसमी तग़य्युरात बदलते रहेंगे इसी तरह से और सैलाब आते रहेंगे, तो आपको पहले ही से अपने इसके इंतजामात करने चाहिए। अब अगर वही मौसम की सूरत हाल बात करें तो महकमे मौसमियात ने मंगल को शहर में गरज चमक के साथ हल्की और दरमियानी बारिश की पेशगोई कर दी है, जबकि इतवार को शहर में गर्म मरतूब दिन रहा और पारा 37 डिग्री रिकॉर्ड किया। कल बहुत ज्यादा गर्मी थी और कल वाकई फील हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हीट वेव है। और महकमा मौसमियात ने अर्ली वार्निंग सेंटर की पेशगोई के मुताबिक ये जाहिर कर दिया है कि मंगल को शहर में बारिश का इम्कान है। 30 सितंबर को कराची में मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ हल्की या दरमियानी बारिश का भी जो है वो इम्कान जाहिर कर दिया गया। हाँ, क्योंकि वैन में बैठने के वक्त ना इतनी ज्यादा वो हीट हो चुकी होती
हुए तो लू चल रही थी, इतनी लू चल रही थी कि जल गया भाई इंसान गाड़ी में बैठकर। तो अगर ये थोड़ी सी हल्की बारिश हो जाए तो इससे कितना मौसम खुशगवार हो सकता है। जो कम से कम हीट वेव और वो जो लू की कैफियत है वो खत्म होगी। और दरमियानी बारिश का जो इम्कान है वो महकमे मौसमियात ने बताया कि 29-30 सितंबर को उमरकोट, टंडू मोहम्मद खान, टंडोलयार, ठट्टा बदीन, हैदराबाद, सजावल, जामशोरो और मिटियारी में बारिश का भी इम्कान बताया गया है। और सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है, जबकि समुद्री हवाओं की बंदिश और शुमाल मगरबी सम्त की हवाएं चलने के सबब इतवार को दूसरे रोज भी गर्मी रही है। बिल्कुल, अगर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की बात कर लें तो इतवार को दर्जे हरारत गुज़िश्ता रोज के मुकाबले 2.1 डिग्री इजाफे से 37.6 डिग्री और हवा में नमी का तनासुब 55% रहा। जबकि ये 37 डिग्री है लेकिन फील जो है वो 40-41, क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी रहती है यहाँ पर, बहुत चिपचिपा मौसम होता है भाई। बहरहाल आगे बढ़ें और लाइफस्टाइल की बात करें और हेल्थ के रिलेटेड अगर हम बात करें तो मौसम की जहां तब्दीलियां आती हैं तो कुदरत एक हैरत अंगेज तोहफा तो है ये उसका, लेकिन जो ज़मीन पर ज़िंदगी के रंग बदलती रहती है, ऐसे में जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे हमारे जिस्म और जहन पर भी उन तब्दीलियों के असरात मुरतब होते हैं। कभी सर्द हवाएं जिस्म को सुस्त और थका हुआ महसूस कराती हैं, तो कभी गर्मी के तपते धूप में हमारी तवानाई पर तो फ़र्क पड़ता ही है। तो मौसम की जो नरमी या सख्ती हमारे जिस्म की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको कम या ज़्यादा कर सकती है। और बाज़ औक़ात ये तब्दीलियाँ मुख्तलिफ बीमारियों की वजह भी बन जाती हैं, जैसे सर्दियों में वायरस और इन्फेक्शंस का ख़तरा बढ़ जाता है, जबकि गर्मियों में गर्मी लगना और पानी की कमी जैसे मुश्किलात लाक हो सकती हैं, डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा और ही मौसमी तब्दीलियाँ जो है ना वो एलर्जी और सांस की, ख़ासतौर से जिन लोगों को ना सांस की बीमारी होती है, क्या बोलते हैं एस्थमा, इस तरह की एलर्जी होती है, वो जल्दी मसाइल में भी उनके इजाफा होता है। इसीलिए जो मौसम की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है ना उसमें एहतियाती तदाबीर अपनाना और सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि ये जो बीमारियों से बच सकें और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकें। और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे और कुछ टूरिज़्म पैकेज के ऊपर भी आपको लेकर जाते हैं, जो हमारा सेगमेंट है टूरिज़्म का। आज कहाँ लेके जा रहे हैं आप टूरिज़्म? उसमें वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हम ज़रा एक मुनफरिद जगह पर जा रहे हैं। शहंशाह नूरुद्दीन जहांगीर का जो मकबरा है, लाहौर की सरजमीन है, जहांगीर का मकबरा। मुझे याद है कि ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट इस हवाले से कोई स्टोरी है इसके पीछे है, वो जरा हम इस रिपोर्ट में देखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, जो लाहौर की सरजमीन है जहां हर ईंट में तारीख बोलती है और हर दरो दीवार में अज़मत रिफ्ता की खुशबू बसती है। ऐसी ही एक यादगार है, दरिया रावी के किनारे है, शादरा का मुकाम है और आज पूरे वक़ार के साथ ये जो जगह है शहंशाह नूरुद्दीन जहांगीर का मकबरा, ये वहाँ पर खड़ा है। इसी पर एक रिपोर्ट बनाई है टीम ने, उस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आइए देखते हैं। लाहौर की सरजमीन जहां हर ईंट में तारीख बोलती है, हर दरो दीवार में अजमत रिफ्ता की खुशबू बसती है। ऐसी ही एक यादगार दरिया रावी के किनारे शादरा के मुकाम पर आज भी पूरे वक़ार के साथ खड़ी है। ये है शहंशाह नूरुद्दीन जहांगीर का मकबरा। मुगलिया सल्तनत के एक सुनहरी बाब का खामोश शाहिद मुगल बादशाह जहांगीर का असल नाम सलीम था, जो 1569 में शहंशाह अकबर और राजपूत रानी मरियम उज़ ज़मानी के यहाँ पैदा हुए। 1605 में अपने वालिद की वफात के बाद नूरुद्दीन जहांगीर के लक़ब से तख्त नशीन हुआ और 21.5 साल तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की। जहांगीर को लाहौर में खास लगाव था, इसीलिए जब 1627 में कश्मीर से वापसी पर राजौरी के मुकाम पर उसकी वफात हुई तो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसे लाहौर में दफन किया गया। शादरा के इलाके में वाक़े बाग दिलकशा में जहां इसे दफनाया गया, वो कभी नवाब मेहदी कासिम का निजी बाग हुआ करता था। बादशाह मलका नूर जहां ने इस बाग को बाग दिलकशा का नाम दिया और फिर यहीं अपने महबूब बादशाह के लिए मकबरे की तामीर शुरू करवाई, जिसे बाद में शहंशाह शाहजहां ने मुकम्मल किया। मकबरे की तामीर में संगमरमर, संग मूसा, लाजोर्द, नीलम, अकीक और मरजान जैसे कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। चारों कोनों पर बने 100 फीट बुलंद मीनार, हर मीनार में 61 सीढ़ियाँ और मरकज में खूबसूरत हिश्त पहलू इमारत, जिसके अंदर संग मरमर के ताबीज पर अल्लाह ताला के 99 नाम, सरहाने पर बिस्मिल्लाह और पाइंती पर जहांगीर की तारीख वफात कंदा है। शहंशाह जहांगीर ने अपने दौरे हुकूमत में कई इस्लाहात, इसने महल के बाहर जंजीर अदल नस्ब करवाई ताकि आम शहरी भी बिला रोक टोक अपनी फरियाद बादशाह तक पहुँचा सके। ये जंजीर 30 गज तवील थी, जिसमें सोने की 60 घंटियाँ लटक रही थी। आज भी मकबरा जहांगीर अपनी अजमत का अक्स लिए खड़ा है। इसके मीनारों से लाहौर शहर का दिलकश नजारा किया जा सकता है। बाग दिलकशा की पुरानी खजूरें, राहदारियों के साथ बने कमरों की कतारें और संगे मरमर की जालियां आज भी माजी की गवाही देती हैं। मकबरा जहांगीर सिर्फ एक कब्र नहीं, बल्कि मोहब्बत, फन तामीर,
अदलो इंसाफ और मुगल सकाफत की एक खूबसूरत अलामत है। वक्त ने चाहे इस पर गर्द डाल दी हो, मगर जो अजमत इसके दर दीवार में छुपी है वो आज भी दिलों को छू लेती है। जरूरत इस बात की है कि हम इस विरसे की हिफाजत करें ताकि आने वाली नस्लें भी अपने माजी पर फख्र कर सकें। बिल्कुल, आपने जहांगीर का मकबरा देखा, शाहजहां की याद में नूरजहां भी आपने देखा, ये पूरी स्टोरी आपने इसमें अनफोल्ड हुई है। तो दोस्ती जो है ना, वो एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जो दिलों को जोड़ता है, और दोस्त वो होते हैं जो हमारे साथ हर मौके पर खड़े रहें, चाहे हालात कैसे भी हों। बिल्कुल, और दोस्तों की कदर करें। और इसी साथ साथ हम जरा दिल की बात करेंगे, दिल का मामला है और दिल वालों से ही बात करेंगे। जो दिल के डॉक्टर्स होंगे वही बताएंगे कि दिल को कैसे सेहतमंद रखा जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।